अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आपको वेलकम करते हैं हमारी इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 में। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 15 ए और सेक्शन 16 को डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मीन्स any rent received or receivable by the person। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से मुराद है जो प्रॉपर्टी से आप इनकम जनरेट करते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, बिल्डिंग है, मकान है, प्लाजा है, शॉप्स हैं, तो आप जब उसको रेंट पे देते हैं तो आप उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो वो जो रेंट आप रिसीव कर रहे हैं, आपने कर लिया हो या रिसीव करना हो, वो हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाएगा। अदर देन एग्जेम्प्ट रेंट, कुछ रेंट ऐसे भी हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं, जिसको आप अपने सेकंड स्केड्यूल के अंदर देख सकते हैं। व्हाट इज अ रेंट? रेंट, जैसे अभी मैंने बताया, रेंट इज एन अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ द लैंड और द बिल्डिंग फॉर द यूज ऑफ बिल्डिंग। जब कोई ओनर किसी भी शख्स को अपनी बिल्डिंग इस्तेमाल के लिए देता है और उस इस्तेमाल के बदले में वो उससे जो रकम रिसीव करता है या रिसीव करेगा, उस रकम को हम कहते हैं रेंट। रेंट में फॉरफिटेड डिपॉजिट्स भी इंक्लूडेड होता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग और द लैंड। जब आप किसी को बिल्डिंग या लैंड आप किसी को बेचना चाहते हैं और उस बेचने की एग्रीमेंट में आपको पता है कि कुछ हम बयाने के तौर पर अमाउंट लेते हैं, तो वो अमाउंट जो आपने बयाने के तौर पर ली लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो आमतौर पर राइज क्या है कि वो जो बयाना होता है वो जब्त कर लिया जाता है। तो ऐसी अमाउंट जो कि आपने फोरफीट कर ली हो इस एग्रीमेंट की रूह से, बयाना जो आपने जब्त कर लिया है, उसको भी रेंट ही कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा रेंट जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा। देखें, अगर आपने किसी भी शख्स को बिल्डिंग दी हुई है अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी, किसी को आपने लीज पे दिए हुए, ठेके पे दी हुई है, तो उससे जो अमाउंट आपको रिसीव होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी, बल्कि उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट करेंगे। सिमिलरली, अगर आपने कोई रेंट रिसीव किया अपने किराएदार से, उस बिल्डिंग के साथ साथ दूसरी जो फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड की, जिसमें यूटिलिटीज़ है, बिजली के बिल भी आप उसमें शामिल करते हैं, इसके अलावा और दूसरी सर्विसेज हैं जो कि उस बिल्डिंग के साथ साथ इंक्लूडेड हैं, तो वो जो अमाउंट आपने रिसीव की अम्यूनिटीज़ की सूरत में बिल्डिंग के रेंट के अलावा, तो वो जो अमाउंट है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि इस अमाउंट को भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही लेकर जाएंगे। देन हमारे पास आती है फेयर मार्केट वैल्यू। अगर शख्स अपने किराएदार से रेंट रिसीव करता है या उसने रेंट रिसीव कर लिया है जो कि फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो टैक्सेशन पर्पसेस के लिए जो उसका रेंट लिया जाएगा वो वहाँ का जो फेयर मार्केट रेंट है उसको कंसिडर किया जाएगा। लेट्स सपोज, अगर एक प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट 50,000 रुपया है और जो टेनेंट है वो अपने लैंडलॉर्ड को 40,000 पे कर रहा है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन अंडर सेक्शन 15 जो होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो अमाउंट नहीं होगी जो कि रिसीव की जा रही है। इफ द फेयर मार्केट रेंट इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द लेसी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। अगर एक लेसी है, किसी ने किराए पे लिया हुआ है और वो जैसे कि प्रीवियस वीडियो के हमने देखा कि वो परक्यूजिट्स की फॉर्म में आता है, तो वो जो रेंट है वो सैलरी का पार्ट बन जाता है जो एम्प्लॉयर पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। तो इस सूरत के अंदर जो फेयर मार्केट रेंट है वो अगर उस लेसी इनकम के अंदर ऑलरेडी लिया गया है और वो अंडर द हेड सैलरी ट्रीट कर लिया जा चुका है, तो फेयर मार्केट रेंट को फिर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं लेंगे। अच्छा, देन जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर हेड ऑफ इनकम में जो आपकी ग्रॉस अमाउंट होती है उसमें से कुछ डिडक्शंस अलाउड होती हैं।
एक्सेप्ट फ्रॉम द सैलरी। तो इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी सर्टेन जो डिडक्शंस हैं वो अलाउड हैं। वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। पहले तो हमारे पास आती है 1/5 ऑफ द ग्रॉस रेंट। जो रेंट आप ले रहे हैं उसका पांचवा हिस्सा जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सूरत के अंदर जो ऑनर है उसको अलाउ होगा, और वो अपनी रेंटल इनकम में से उस अमाउंट को माइनस कर सकता है। और उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो उसकी अमाउंट होगी, अमाउंट ऑफ रेंट होगी चार्जेबल टू द टैक्स। इसी तरह अगर मालिक ने अपनी बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई हुई है और उसका इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे किया है, तो जितना उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, वो उसके ग्रॉस रेंट में से माइनस होने के बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट की जाएगी। सिमिलरली अगर उस बिल्डिंग के अगेंस्ट किसी तरह के भी लोकल गवर्नमेंट के टैक्सेस या लोकल टैक्स रेट्स वगैरह जो हैं वो पे किए जाते हैं, तो ऐसे तमाम लोकल टैक्सेस भी उस जो ग्रॉस रेंट है उसमें से माइनस होंगे टू अराइव एट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्सेशन पर्पसेस। इसी तरह ग्राउंड रेंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी, अगर किसी भी प्रॉपर्टी का के बदले में ग्राउंड रेंट अगर पे किया गया है तो वो भी जो है उसमें से डिडक्ट होगा। बाज़ात होता क्या है कि आपने सरकार की बिल्डिंग के ऊपर या किसी और की बिल्डिंग के ऊपर आपने किसी और की ज़मीन के ऊपर या सरकार की ज़मीन के ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई है, और बिल्डिंग बनाकर आपने उसको किराए पर दे दिया है। तो आप अपने टेनेंट से वो किराया रिसीव कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ उस ज़मीन को यूज़ करने का आप जो कंसर्न्ड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होंगी, लाइक जैसे कि लाहौर के अंदर एलडीए है या इस्लामाबाद में सीडीए है, उनको आप एक सर्टेन अमाउंट जो है वो पे करते हैं अगेंस्ट दैट लीज़ ऑफ द लैंड। तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं ग्राउंड रेंट। तो ये जो उस प्रॉपर्टी से जो कि आपने बिल्डिंग बनाई, प्लाज़ा बनाया, उसका से जो आप रेंट लेंगे, उसमें से आप जो ग्राउंड रेंट जो उस ज़मीन की लीज़ की सूरत में आपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पे किया, आप उसको माइनस कर सकते हैं, और माइनस करने के बाद आप पहुंचेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे। इसका मतलब ये हुआ कि आप ग्रॉस रेंट के अंदर से जो है वो 1/5 जो हिस्सा है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी माइनस कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भी माइनस कर सकते हैं, लोकल टैक्सेस भी माइनस कर सकते हैं, और ग्राउंड रेंट भी माइनस कर सकते हैं अगर आपने पे किए हैं तो उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो आपकी होगी नेट रेंटल इनकम या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। Similarly, any profit paid or payable on any money borrowed by way of the mortgage to acquire, construct, renovate, extend and reconstruct the property। आपने एक प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, एक प्रॉपर्टी को रेनोवेट करने के लिए उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवा कर वहाँ से आपने लोन लिया, और लोन लेने के बाद आपने उस प्रॉपर्टी को पर जो है वो अब मंथली बेसिस के ऊपर आप उसका जो अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रॉफिट भी पे करेंगे या उनको आप इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ऐसी सूरत में उस प्रॉपर्टी से आने वाला जो रेंट होगा उसके अंदर से आप ये मॉर्गेज के इंटरेस्ट की अमाउंट को भी माइनस कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी उस बिल्डिंग को जो कि आपने रेंट पे दी हुई है, उसके टाइटल को डिफेंड करने के लिए अगर आप कोई लीगल सूट फाइल करते हैं, अपने ओनरशिप को प्रूव करने के लिए या अपनी ओनरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस बिल्डिंग की ओनरशिप जो कि आपने रेंट पे दी हुई है, तो उसके राइट अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लीगल सर्विसेज के चार्जेस आप पे करेंगे, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर होगा, उसको भी आप ग्रॉस रेंट में से माइनस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका अनपेड रेंट, आपने रेंट लेना था अपने टेनेंट से, वो भाग गया, आपने पूरी कोशिश की लेकिन आप वो रेंट रिकवर ना कर सके, तो उस सूरत के अंदर जो अनपेड रेंट होगा उसको आप एज एन अलाउंस अपनी ग्रॉस रेंट में से जो आपने रिसीव किया उसमें से जो आपका आपका इरिकवरेबल हो गया वो आप माइनस कर सकते हैं। बिकॉज रेंट वो नहीं है जो कि आप रिसीव कर रहे हैं, रेंट वो भी है जो कि आपका रिसीवेबल है। तो वो पोर्शन जो आपको रिसीवेबल है,
लेकिन वो रिसीव हुआ ही नहीं। लेट्स सपोज़ अगर आपको 1 साल का जो रेंट था वो 12 लाख मिलना था, 9 लाख मिला और 3 लाख रुपया आपको मिला ही नहीं, आपका टेनेंट भाग गया, आपने पूरी कोशिश की उसको रिकवर करने की लेकिन रिकवर नहीं हुआ, तो आप 12 लाख में से वो 3 लाख रुपया एज़ एन अलाउंस माइनस कर सकते हैं। सिमिलरली यही रेंट जो कि आपसे रिकवर नहीं हो रहा था, लेटर ऑन किसी स्टेज पर रिकवर हो जाता है, तो वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा, बिकॉज़ इसके इर्रिकवरेबल होने का आप बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं। अब जब जिस साल के अंदर ये जाके रिकवर होगा, उस साल के अंदर जो आपका रेंट बनेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बनेगा, उसके अंदर ये जो रिकवर्ड अमाउंट होगी, जो कि पहले इर्रिकवरेबल हो चुकी थी, अब उसके अंदर ऐड अप हो जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी भी पर्सन को एक्सपेंडिचर अलाउ कर चुके हैं फॉर ड्राइविंग रेंट लेने के लिए अगर आपके एक्सपेंसेस होते हैं तो वो एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। अगर ऐसे एक्सपेंसेस अगर किसी बंदे ने उसका अलाउंस या उसकी डिडक्शन क्लेम कर ली है लेकिन वो अगले 3 साल तक वो एक्सपेंसेस पे ही नहीं करता, सो इस सूरत की अंदर जैसे ही वो 3 साल ख़त्म हो गए, वेरी नेक्स्ट ईयर वो जो अमाउंट होगी वो पूरी पूरी के पूरी चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी, रेंट कंसीडर कर ली जाएगी उस पीरियड के अंदर। इसी तरह वो जो अनपेड लाइबिलिटी थी यानी कि जो एक्सपेंसेस आप ऑलरेडी एज अ डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं, पहले तो ये था कि अगर आपने वो एक्सपेंसेस पे नहीं किए 3 साल के अंदर अंदर तो चौथे साल आपको वो तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो दोबारा से टैक्सेबल हो जाएंगे और आपकी उस साल की जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसमें ऐड हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो अमाउंट उसकी टैक्सेबल हो जाती है चौथे साल में, तो टैक्स पेयर अगर वो अमाउंट पे कर देता है तो उस सूरत के अंदर में दोबारा से वही ट्रीटमेंट होगा, वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और लास्ट बात इम्पोर्टेंट ये कि जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शंस को डिस्कस कर रहे होंगे तो उनका ट्रीटमेंट ऐसे ही किया जाएगा जैसे डिडक्शंस नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 21 है जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड है, उसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास आता है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स। अगर आपके पास अगर टेनेंट ने अपने लैंडलॉर्ड को या आप कह सकते हैं अगर लैंडलॉर्ड ने अपने टेनेंट से कोई ऐसी अमाउंट रिसीव की है अदर देन रूटीन रेंट, तो वो जो अमाउंट होगी वो नॉन एडजस्टेबल है फॉर द टाइम बीइंग और नॉन रिफंडेबल है। तो उस सूरत के अंदर जो जो लैंडलॉर्ड है वो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेगा और हर साल का जो एक्चुअल रेंट है उसके अंदर उसका 1/10 जो है वो ऐड कर देगा और एक्चुअल अमाउंट प्लस 1/10 ऑफ द नॉन एडजस्टेबल अमाउंट जो होगा वो दोनों ऐड अप होके क्या बन जाएंगे, आपका रेंट बनेगा। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं और इस इलस्ट्रेशन को लेकर चलेंगे हम आगे फर्दर इसके एक्सप्लेनेशन में। अगर आपने इनिशियली 1 मिलियन जो है वो एडवांस रिसीव कर लिया है, एडवांस की मद में 1 मिलियन रिसीव कर लिया है, तो अदर देन योर रूटीन रेंट, तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, आपका डिवाइडेड बाय 10 करने से 1/10 जो 1 लाख है वो आपके रूटीन के रेंट के अंदर एडवांस का 10वां हिस्सा जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एडवांस फॉर द 10 years मिस्टर अली विड एड अप 100,000 टू हिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो जो उसकी रूटीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जो टैक्स ईयर 25 किया उसके अंदर 1 लाख रुपया ऐड होगा जो कि आने वाले 10 सालों तक 2034 तक ऐड होता रहेगा। सो टोटल जो पेमेंट होगी 3 साल के बाद अगर हम 2027 को कैलकुलेट करते हैं तो वो जो एडवांस उसने 10 लाख लिया था उसमें से 3 लाख रुपया उस वक्त तक जो है वो टैक्सेशन का पार्ट बन चुका होगा। तो जो बैलेंस अमाउंट अभी उसके पास अवेलेबल हो गया जिसको अभी टैक्स नहीं हुआ जो कि अगले 7 सालों में जाकर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगी, वो हमारी आएगी 7 लाख। ठीक है, अब इसको आपने समझना है।
अच्छा, आगे जाके क्या होता है कि अगर एक टेनेंट जो है वो लीव कर देता है और एडवांस जो उसने लिया होता है वो फुल्ली उसको रिफंड कर दिया जाता है 10 साल से पहले-पहले, यानी कि वो जो 1 मिलियन आपने लिया था वो आप उसको 10 साल से पहले-पहले ही वापस कर देते हैं। द ओनर स्टॉप्स डिक्लेयरिंग द रिमेनिंग, तो जो बाकी की अमाउंट है उसको वो अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिक्लेयर करना उसको छोड़ देता है 2027 से ऑनवर्ड्स। 25 का था, 26, 27 और 28। The first tenant vacates and Mr. Ali refunds the full amount of 1 million. Mr. Ali has already declared and paid the tax on PKR 300,000। यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया 3 लाख रुपया वो 25, 26 और 27 में ऑलरेडी उसको पे कर चुका है। अब बाकी जो अमाउंट थी वो थी 7 लाख। तो वो अपनी बाकी अमाउंट को जो है वो 1 लाख 2028 और बाकी ईयर्स में उसको वो अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिक्लेयर नहीं करेगा।